उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग विनियोग अथवा निवेश की बात कर लेते हैं। विनियोग क्या है या निवेश क्या है, हालांकि हम लोग बीच बीच में सब पढ़ते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे विनियोग की चर्चा कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम गुणक पढ़ेंगे तो वहाँ विनियोग तो पढ़ना ही है, इसलिए भी विनियोग ज़रूरी है, पहले ही पढ़ लिया जाए। तो इसकी शुरुआत वहाँ से करते हैं जब हम लोग कीन्स का प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो प्रभावपूर्ण मांग में जो कहा गया कि उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाकर या हम कुल मांग में वृद्धि करते हैं, कुल मांग में वृद्धि करने के लिए हमें C+I+G की बात करनी पड़ती है, यानी हमें उपभोग, निवेश और सरकारी निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये वही निवेश है जहाँ हम लोगों ने C+I+G की बात किया था, यानी कुल मांग का। ये अभी हम लोग उपभोग की प्रवृत्ति पढ़े हैं। उपभोग दो बातों पर निर्भर करता है, यानी ये कंजम्पशन दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आय पे और एक उपभोग की प्रवृत्ति पर, यानी MPC पर है, MPC और APC। तो ये हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आय चूंकि ये स्थिर है तो इसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं निवेश की। अब हम निवेश की बात कर रहे हैं कि कैसे निवेश में वृद्धि की जाती है, कैसे उपभोग में वृद्धि की जाती है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि निवेश में कैसे वृद्धि की जाती है। तो निवेश में कैसे वृद्धि की जाती है उसकी चर्चा करने से पहले निवेश क्या है हमें उसकी बात कर लेनी चाहिए। तो निवेश जो एक तरह की पूंजी है, और पूंजी वो होनी चाहिए जिसको हम कुछ और कमाने के उद्देश्य से या हम उस पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसको कहीं लगा दें, तो वो होता है निवेश। और उस निवेश के लिए तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें अपने अपने ढंग से बात किया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो कीन्स ने ही दिया है, कीन्स ने ये सिद्धांत दिया कि विनियोग से हमारा अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से, पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। अर्थात अगर हमें कुछ और उत्पादन करना है तो सीधी सी बात है कि हमें निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। और निवेश में वृद्धि करने का मतलब है कि जो उत्पादन वाले साधन हैं जिनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं उनमें वृद्धि करनी पड़ेगी, और उनमें वृद्धि करेंगे तभी हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। और इसी बात को स्टोनियर एवं हेग ने ऐसे लिखा है कि विनियोग से हमारा अभिप्राय चालू प्रतिभूतियों, बॉन्डों और हिस्सों को खरीदने से नहीं है, बल्कि इससे हमारा अभिप्राय नई फैक्ट्रियाँ, नई मशीन आदि के खरीदने से है। यानी जो हमारी स्थिर पूंजी है उससे मतलब नहीं है, बल्कि अगर हम उस पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, जैसे नई मशीनें खरीद रहे हैं, नई फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, तो तब वो हमारा विनियोग कहलाएगा। तब जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो विनियोग कहलाएगा। और बाकी हमारे पास जो पूंजी पड़ी हुई है आइडियल रूप में, वो विनियोग नहीं है। पूंजी को अगर हम कुछ और कमाने के उद्देश्य से लगा देते हैं, आगे कुछ और मशीनें खरीद लेते हैं, तब वो हमारा निवेश कहलाता है। अब हमें परिभाषा समझने के बाद अब हम आ जाते हैं आय पे। ये दोनों हमारे अभी स्थिर हैं और अभी क्या हमेशा ही स्थिर हैं। उपभोग हमारा स्थिर नहीं है, उपभोग हम पढ़ चुके हैं, अभी हम इसको स्थिर करके, और ये हमेशा स्थिर है, हम केवल निवेश की चर्चा कर रहे हैं। तो निवेश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि जो एक समीकरण है तो उसको कीन्स ने समीकरण दिया। अब चूँकि कीन्स का पढ़ रहे हैं तो हम कीन्स के पढ़ने में अब इसमें कोई वो नहीं है कि हम ये ना पढ़ें, तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। इनकम जो राष्ट्रीय आय है उसके दो पार्ट हैं, एक तो C और दूसरा है S। यानी C का मतलब है उपभोग और S का मतलब है सेविंग, बचत, कंजम्पशन एंड
सेविंग, तो y इक्वल टू c प्लस आई। अब यही को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं c प्लस आई, और फिर ये हो जाता है s इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि इसने समीकरण दिया कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसका एक भाग उपभोग कर लिया जाता है और एक भाग बचा लिया जाता है, यानी उपभोग के बाद जो बच जाता है वो हमारी सेविंग होती है। और इसी सेविंग को या इसी समीकरण को केन्स ने ही फिर दूसरा समीकरण दिया कि व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, या तो उपभोग कर ले और बचत कर ले, और या तो उपभोग कर ले और निवेश कर दे। तो निवेश कर दे का मतलब है कि अगर हम जो बचत कर रहे हैं उसी बचत को अगर हम कहीं और लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम मशीनें खरीद करके और उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो हमारा निवेश कहलाता है। इसीलिए जितनी बचत होती है हम निवेश उतना ही करते हैं। ये आपका प्रतिष्ठित सिद्धांत भी है। प्रतिष्ठित सिद्धांत ये कहता है कि हम बचत तो करते हैं लेकिन अपने पास नहीं रखते हैं, उसको आइडियल रूप में नहीं रखेंगे, जो बचत होगी उसको हम निवेशित कर देंगे। केन्स ने भी यही कहा कि जो हमारी बचत होगी वो हमारी निवेश होगी, यानी S इक्वल टू आई होगा। अगर हमारे पास 500 की बचत है तो उसी 500 को ही तो हम लगाएंगे, उसी 500 से ही तो हम मशीनें खरीदेंगे। तो यही जो है हमारा S इक्वल टू आई हो जाता है। तो ये जो S इक्वल टू आई हो गया, यही पे अब हमें बात करनी है। अब हमें ये बात करनी है आई की। अच्छा, एक बात और कर लें, अभी बचत की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमें, कि बचत जो है बचत और निवेश प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार S इक्वल टू फंक्शन ऑफ R और I इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। ये दोनों समीकरण ये इस ब्याज दर पर निर्भर करता है और निवेश भी ब्याज दर पर निर्भर करता है। लेकिन केन्स का सिद्धांत कुछ और है। केन्स कहते हैं S इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम को y लिखते हैं और R, और I इक्वल टू फंक्शन ऑफ MC एंड R। ये दो बातों पे निर्भर करता है। तो जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था वो कहता था कि जब ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग बचत ज़्यादा करेंगे, ब्याज दर बढ़ेगी तो बचत भी ज़्यादा करेंगे, और ब्याज दर घटेगी तो बचत कम करेंगे। और निवेश के मामले में था कि अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग निवेश ना कर उसको बचत ज़्यादा करेंगे, अर्थात निवेश कम हो जाएगा। तो ये इनका ऐसा था। और अगर ब्याज दर घट जाएगी तो निवेश हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बचत कम करेंगे, निवेश ज़्यादा करने लगेंगे फिर। लेकिन केन्स ने कहा कि जो बचत है वो केवल ब्याज दर का प्रतिफल नहीं है, ब्याज दर का फलन नहीं है, बल्कि हमारी इनकम का भी फलन है। यानी हमारी अगर आय ज़्यादा होगी तो बचत ज़्यादा होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, ये भी सभी जानते हैं। और ब्याज की दर बाकी उसी से संबंधित। और निवेश जो है, केन्स का निवेश जो है वो MEC पर डिपेंड करता है और ब्याज दर पर। ब्याज दर सेम वही है। MEC का मतलब है जो पूंजी की उत्पादन क्षमता है, यानी जितना हम लगाएंगे एक्स्ट्रा, अगर हम 5 रुपये लगा रहे हैं तो उस 5 रुपये से हमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है वो है MEC। तो ये निवेश जो है केवल ब्याज दर पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसके उत्पादन में हमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वृद्धि में उत्पादन में वृद्धि हो रही है तब तो वो निवेश करेगा, और अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है तो निवेश का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों पे निर्भर करता है। तो अब इससे ये पूरी तरह सिद्ध हो गया I इक्वल टू S। केन्स ने भी I इक्वल टू S माना और प्रतिष्ठित सिद्धांत ने भी I इक्वल टू S माना। तो अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं रह गई है कि I का निवेश का जो संबंध है या निवेश किसका फलन है, अब हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं रहेगी। और अब इसमें इतना ही, इस पीरियड में, इस क्लास में बस इतना बहुत है। अब इसके बाद और हम इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे।